हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाले महीने में हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस वजह से हमने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था आपको 25 दिनों में कैसे आपको सीटेट निकालना है, किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं हमने उनके नाम भी लिखवाए थे और उन टॉपिक्स को हमने कराना शुरू भी कर दिया है। आज उसी के क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक है, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत। क्या कहता है विकास का सिद्धांत? विकास का सिद्धांत कहता है कि ऐसा विकास का मतलब ये होता है कि आगे की ओर बढ़ना। आगे की ओर बढ़ना मतलब ऐसे आप आगे की ओर बढ़े जिससे जो डेली आपको उन्नति की ओर ले जाए। ऐसा आगे बढ़ना जो प्रतिदिन आपको उन्नति की तरफ लेके जाए, इसी को ही हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेवलपमेंट कभी पीछे नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट रुक सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी विकास पीछे नहीं होगा। विकास हमेशा आगे की ओर होता है। तो इसी विकास को जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से हमें कुछ 12-13 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट समाहित है। केवल इतना आपने पढ़ लिया तो आपका विकास के सिद्धांत से संबंधित चाहे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, D+ हो, या फिर आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं टीचिंग से लेकर के, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सवाल कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, ऑप्शन कुछ भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा जो हम बताने जा रहे हैं। तो इसी के ही परिप्रेक्ष्य में हम अपना जो पहला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। ये हमें, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, चेंज भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी बोला करते हैं। कंटिन्यूटी और चेंज मतलब ये है, इसको हम कहेंगे परिवर्तन का नियम। क्या कहेंगे? परिवर्तन का नियम। हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने एक बहुत ही फेमस कहावत हम सभी ने बचपन में बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होगी कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। बदलाव प्रकृति का सिद्धांत है। साथियों, जब कोई बालक मां के गर्भ में आता है तो मां के गर्भ में आने से लेकर के उसके कब्र तक जाने में, गर्भ से कब्र तक जाने में, मतलब ये जो हमारा सीखने का ये जो हमारा है निरंतरता है, ये गर्भ से लेकर के कब्र तक इंसान के साथ चलता है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब बालक मां के गर्भ में आएगा तब से सीखना प्रारंभ करता है और जब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता तब तक वो लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बालक की सीखने की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, रेट कुछ भी हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में फर्क पड़ सकते हैं, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, ये सतत चलता रहता है। हाँ, अलग अलग स्टेजेस पे कम ज्यादा होता रहता है, वो अलग चीज है, वो व्यक्तिगत भिन्नता में आ जाती है। कुछ का अलग स्टेज पे तेज हो जाता है, कुछ का कम होता है, तो स्टेजेस के हिसाब से कम ज्यादा होगा, लेकिन कभी भी रुकेगा नहीं। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ चेंज। बस इतनी सी चीज में समझने लायक है। इसमें से ही क्वेश्चन बना करते हैं। क्वेश्चन जो भी बनेगा कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा। देन हमारा अगला आता है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग जनरल टू स्पेसिफिक। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या कहता है? जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य होता है। जनरल मतलब सामान्य, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? विशिष्ट, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर की ये बात कर रहा है। देखिए, इसमें साथियों समझने ऐसा क्या है, आप सभी ने छोटे बच्चों को तो खिलाया होगा, आपके घर में, पास पड़ोस में, कहीं भी छोटे बच्चों को आपने खिलाया होगा। 6 महीने 7 महीने का जो बच्चा होता है, 8 महीने का बच्चा होता है, तो आप उसे एक चीज देखेंगे, जब आप उसे बुलाएंगे, जब उसे खिलाएंगे, तो अगर वो रिस्पॉन्स जब करेगा तो रिस्पॉन्स करेगा तो अपना हाथ पैर दोनों चीजें हिलाया करता है। हाथ भी हिलाएगा, पैर भी हिलाएगा,
मतलब उसे समझ नहीं होती है पर्टिकुलर ऑर्गन्स की, बॉडी पार्ट्स की, कि उसे किस बॉडी पार्ट का यूज करना है। तो बच्चा क्या करता है, हाथ पैर सब कुछ मारता है, कुछ खाना भी होगा, कुछ लेना होगा, कुछ पकड़ना होगा, तो हाथ पैर सब कुछ मारेगा। तो ये जो सारे एक साथ सभी चीजें कर रहा है, जिसमें बच्चे बालक को इस चीज का ज्ञान नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो हमारा जनरल में आता है। फिर जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसे चीजों की समझ आना शुरू हो जाती है, वो चीजों को जानना पहचानना शुरू कर देता है। तो शुरू करने से क्या होगा, जब आपसे कुछ लेना होगा तो वो सिर्फ पहले हाथ बढ़ाएगा अपना लेने के लिए, सिर्फ हाथ बढ़ाएगा। वहीं जब बच्चा छोटा था तो छोटे के समय क्या करना था, कुछ लेना भी होता था तो वो हाथ पैर पूरा चलाता था, उसे इतनी समझ नहीं थी, वो जनरल क्रिया थी। अब जब बालक को इतनी समझ आ गई, चीजों की पहचान हो गई, तो वो सिर्फ एक निश्चित बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हमारा हो गया स्पेसिफिक हो गया। मतलब इसको हम एक चीज कह सकते हैं, मतलब होल टू, समझिए बात को, होल टू पार्ट में आता है बच्चा। किस में आता है, होल टू पार्ट में आता है। होल का मतलब क्या होगा, होल का मतलब ये होगा कि बच्चा छोटा है तो वो सारे बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करेगा, कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी रिएक्ट करने के लिए, और उसके बाद जब उसे समझ आएगी तो वो किसी एक निश्चित बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करेगा। यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और लगातार इसमें पूछा जाएगा। सुपर टेट में भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। बात समझिएगा, इसको तोड़ रहे हैं, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट एबिलिटी, ऐसे आप समझिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट मतलब पहचान करना या फिर अनुमान लगाना, ये हुआ करता है। बात इसके समझिए, आप लोगों ने कहावत बहुत पॉपुलर सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब ये है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके रख रखाव, काम करने के तरीके, काम करने के तमाम चीज़ों से, उसके छोटी छोटी हरकतों को जब हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो वहाँ अनुमान लगा लेते हैं कि ये बालक बड़ा होकर के कैसे बनेगा, तेजस्वी होगा कि डम्ब होगा, कैसा होगा। हम उस बालक के स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उसके कैरेक्टर्स को देख करके हम जो अनुमान लगा रहे हैं, वही अनुमान लगाना ही कहता है हमारा प्रिडिक्टिबिलिटी। इसी को ही हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, जिसमें हम बालक के हाव भाव, कैरेक्टर्स को देख करके उसके अनुमान लगाते हैं कि बालक कैसा होगा। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है व्यक्तिगत भिन्नता। मतलब ये होता है कि ये कोई भी दो लोग होंगे तो कोई भी दो लोग एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं। उनके दिखने का तरीका है ना, उनके सोचने का तरीका, उनके बात करने में आवाज़ जो होती है, आवाज़ अलग अलग होगी, उसके समझने का तरीका, उनके दिखने का तरीका, सब कुछ, उनकी आदतें, सब कुछ क्या होगी, दो व्यक्तियों की कभी समान नहीं हो सकती, उसमें भिन्नता पाई जाएगी। यही होता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस। कुछ बालकों को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे 9 महीने में, 8 महीने में ही चलना सीख जाते हैं, पहला कदम रखने लगते हैं। वहीं कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा समय लेते हैं। कुछ बालक होते हैं जो जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, वहीं कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जल्दी बोलना नहीं शुरू करते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खिलाओ तो बहुत तेज हंसेंगे आपको, आपकी बातें सुन के, आपकी आवाज़ सुन के, आपके एक्सप्रेशंस को देख करके। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को देखते ही तुरंत रोने लग जाते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है ये हमेशा होती है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ना ही दो बालकों की सोचने समझने की क्षमता एक साथ हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का उल्लेख आपका एनसीएफ 2005 करता है, जिसमें लिखा गया है कि हमें सभी बालकों को एक जैसे ट्रीट करना
है, एक जैसे सभी बालकों को लेकर के चलना है। एनसीएफ 2005 की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं बाकी चीजों के लिए। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में, बोर तो नहीं हो रहा है ना। इससे ज्यादा आसान मैटर, इससे ज्यादा आसान तरीके आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। फिर इसके बाद देन हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमसे क्या कहता है, समझिए। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन का मतलब दिशा, ये दिशा होता है। दिशा को हम लोग समझते हैं भाई, इसमें हम दिशा का मतलब, दिशा का इसमें क्या रोल है। तो इस दिशा के रोल को समझने के लिए हम डायरेक्शन को दो भागों में बांट देते हैं। डायरेक्शन को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। पहले आप समझिएगा, फिर मैं आपको इसमें लिखा दूंगा। दो भागों में, एक होता है सेफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सेफेलोकॉर्डल होते हैं, ये बच्चे ऐसे हुआ करते हैं जिनका सिर पहले डेवलप होता है। पहले वो बच्चे अपना सिर कंट्रोल करना सीखते हैं, उनका कंट्रोल उन बच्चों के सिर पे पहले आता है। देन उसके बाद उनका कंट्रोल उनके हाथों पे, पैर पे और बॉडी पे आता है। लेकिन ऐसे जो बालक होते हैं हमेशा अपने सिर को पहले कंट्रोल करते हैं। इन बालकों को हम सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। फिर दूसरा जो हम बता रहे थे ये था प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल्स को अगर देखिए मैं लिख दे रहा हूं एक चीज यहां पे, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल को शब्द को हम तोड़ देते हैं। तो प्रॉक्सिमो का मतलब होता है क्लोज, यानी कि नजदीक। यानी कि क्लोज यानी कि क्या होता है, नजदीक की बात करता है। और ये क्या होता है, अवे फ्रॉम, मतलब कि नजदीक से दूर की तरफ। मतलब ऐसे बालक क्या होते हैं, ये पेरिफेरल होते हैं, ये हमेशा अपने सेंटर से डेवलप करके बाकी तरफ भागा करते हैं। अपने सेंटर से हमेशा भागेंगे। मतलब ये ऐसे बालक होते हैं जिनका पहले हार्ट डेवलप होगा, उनका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, उनके नर्वस सिस्टम डेवलप होंगे, देन जाकर के उनकी बॉडी पार्ट होगा। और ऐसे बालकों का जो कंट्रोल होगा, वो ऐसे बालकों का कंट्रोल पैर से सिर की तरफ होगा। समझे बात। चलिए इसी चीज को मैं जरा आपको लिखवा दे रहा हूं, इस चीज को आप समझ जाएंगे, देख लेंगे। एक छोटे से गंदी सी मेरी आर्ट है, उस गंदी सी आर्ट के तहत आप समझ जाएंगे। पहला हम लोग ये हमारा जो दूसरा हम पढ़ रहे थे, ये क्या था, हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल था। प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कहीं भी सर्च मार लीजिएगा, डिक्शनरी में देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। फिर हमारा आता है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल को हम लोग शायद बोलते हैं शिरोदपदोन्मुखी बोलते हैं। शिरोदपदोन्मुखी का मतलब क्या होता है, ये बालक ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि ये पहले अपने सिर को कंट्रोल करते हैं, सिर से पैर में जाते हैं। यानी कि ये ऐसे जो बालक होते हैं ये हेड टू टो में जाते हैं, हेड टू टो में जाते हैं ऐसे बालक। ऐसे बालकों को हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। इनका कंट्रोल सिर पे पहले होगा, फिर नीचे की बॉडी पार्ट पे कंट्रोल इनका जाएगा। वहीं पे प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, ये प्रॉक्सिमेट्री करता है, यानी कि अपने सेंटर से बाहर की ओर भागता है। यानी कि पहले इनकी बॉडी डेवलप होने के पहले इनका हार्ट डेवलप हुआ होगा, इनका माइंड डेवलप हुआ होगा, देन बाकी बॉडी पार्ट बना होगा। और ऐसे बच्चे कैसे टो टू हेड जाते हैं, टो टू हेड जाते हैं, यानी पहले कंट्रोल अपने पैर पे करते हैं, फिर उसके ऊपर के भाग को, फिर उसके ऊपर के भाग को, फिर बॉडी को, फिर सिर को। यानी कि ऐसे बालक कैसे कंट्रोल करते हैं, टो टू हेड कंट्रोल किया करते हैं। यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इतनी सी चीजें इसमें समझनी है, और इसमें से क्वेश्चन भी काफी धुआंधार आए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन कुछ भी होगा, चाहे जैसे आपको घुमा के दे देंगे, है ना, हमेशा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग सोच रहे मैं ये सब हिंदी में क्यों नहीं बता रहा हूं, तो हिंदी में एक ही चीज को 3-3, 4-4 नामों से हम जानते हैं। अगर नाम उसने बदल दिया तो आप परेशान हो जाएंगे कि बाप रे ये कौन सी नई चीज है। लेकिन इंग्लिश में हमेशा वही चीज रहता है। दूसरी चीज ये सीटेट में कि अगर हिंदी में कोई गड़बड़ी मिलती है लिखावट में, तो फाइनल आंसर हमेशा इंग्लिश को ही माना जाता
है। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म्स अगर आप जानते रहेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होने पाएगी। आप बहुत चीज क्वेश्चन को आप देखते ही बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि अच्छा हमने तो पढ़ाया था, आपने IQ मेंटर चैनल पे पढ़ा था। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन आप लोगों ने 11th 12th में खूब पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन खूब झोर के रहता है। तो ये मैथमेटिक्स वाला इंटीग्रेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण। जरा 1 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूं। माफ कीजिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, एकीकरण की बात किया करता है। एकीकरण क्या कहता है आपका, मतलब एक साथ जब आप कई कामों को करते हैं, एक साथ जब आप कई कामों को करते हैं तो वही होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। कैसे समझते हैं, बचपन में आप सभी लोगों ने साइकिल चलाई होगी, आज भी चलाते होंगे। तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपका जो पैर होता है वो पैडल के साथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा होता है। आपके जो हाथ होता है वो आपके पूरा हैंडल पे होता है, आप अपने हाथों से हैंडल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपकी नजर सामने रास्ते पे होती है कि किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना है। आप एक बार में क्या क्या काम कर रहे हैं, पैर भी चला रहे हैं, अपने हाथ में साइकिल को बैलेंस भी कर रहे हैं, सामने आप देख भी रहे हैं, दिमाग से आपको कमांड भी मिल रहा है। इतने सारी चीजें जब आप एक साथ कर रहे होते हैं, इसी को ही बोलते हैं एकीकरण बोला करते हैं। यही होता है एकीकरण का सिद्धांत। बहुत सारे महारथी होते हैं जो बढ़िया हाथ पैर छोड़ करके चलाते हैं, साइकिल की गद्दी पे ही चढ़ जाते हैं, सीट पे ही चढ़ कर चलाने लगते हैं। तो वो सब अपने अपने भाई तमाम टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन यही क्या होता है, एकीकरण सिद्धांत होता है जब आप एक साथ कई सारे काम कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों की आदत है, आप लोग खाना कभी खाते रहोगे, टीवी भी देखते रहोगे मुंह खोल के। तो ये आपकी आदत है। तो ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एकीकरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यही होता है एकीकरण का सिद्धांत। देन इसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या कहता है, अगर पढ़ने को अगर हम इसको चाहे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम 3 भागों में हम सिंपल सा बांट देते हैं। मैं आपको इसकी बहुत मूल बात बताने जा रहा हूं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, है ना। इसके बाहर आपको कुछ आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। 3 भागों में कैसे, हम एक चीज 3 चीजें यहां पे लिखते हैं, ठीक है। मैं 3 चीजें लिख रहा हूं, उसको जरा आप ध्यान से समझिएगा। एक लिख रहा हूं मैं यहां पे संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं भौतिक, यानी कि फिजिकल, ठीक है। तीसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं सोशल, यानी कि सामाजिक, सोशल यानी कि सामाजिक, ठीक है। सोशल लिख रहा हूं यानी कि यहां पे सामाजिक, माफ कीजिएगा स्पेलिंग ये मात्रा गलत हो गई, सामाजिक, ठीक है। अब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, यदि बालक का भौतिक विकास, बालक का, ये सिद्धांत ही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं ये चीज ना, आप कह रहे हैं, ये सिद्धांत कह रहा है कि यदि बालक का भौतिक विकास, अगर बालक का भौतिक विकास अच्छे से हुआ है तो उसका सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, ये दोनों ही विकास बहुत बेहतर तरीके से होगा। यदि बालक का भौतिक विकास सही नहीं हुआ है तो आपका ना सामाजिक विकास ठीक से होगा और ना ही आपका संज्ञानात्मक विकास यहां पे ठीक से हो पाएगा। मतलब क्या होते हैं ये तीन के तीनों चीजें, मतलब ये तीनों चीजें कैसे, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास
दोनों ही किससे जुड़े होते हैं, आपके भौतिक विकास से जुड़े हुए रहते हैं। अगर आपका भौतिक विकास ठीक से नहीं हुआ है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो सकता है कम आ जाए, है ना, या जो भी चीजें हो, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज आप समझिए मतलब किसी भी बच्चे को आप यहाँ पे समझ रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों ही भौतिक विकास से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आप सभी लोगों ने देखी होगी, जो लोग थोड़ा लूले लंगड़े या फिजिकली डिसेबल होते हैं, तो आज भी हमारे समाज में क्या होता है, उनको थोड़ा सा अलग रखा जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना आया करती है कि वो बाकी बच्चों से अलग है, वो सामान्य नहीं है, वो फिजिकली चैलेंज्ड है। तो अगर बच्चों के अंदर ऐसी भावना ना आए, इसके लिए भी हमारा एनसीएफ 2005 का गठन किया गया था, है ना। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, अगर एनसीएफ 2005 आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी इस चैनल को ओपन कीजिएगा, हमारा तीसरे नंबर की वीडियो आप देखिएगा, हमने एनसीएफ 2005 पे बनाया है वीडियो, पूरा एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ है, उसको आप कायदे से पढ़ लेंगे, आप समझ जाएंगे। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन क्या कहता है, किसी भी बालक का सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास भौतिक विकासों पर निर्भर करता है। भौतिक विकास यदि अच्छा होगा तो सामाजिक और संज्ञानात्मक दोनों ही बेहतर होंगे, और यदि आपका भौतिक विकास नहीं अच्छा हुआ तो आपका सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास दोनों ही खराब हो जाएंगे। यही चीज है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में, और इससे ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। अगर संज्ञान इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी ही आसानी से कर ले जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। क्या आता है समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से बने हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन, क्या है मैचुरेशन यानी परिपक्वता एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होगा, अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, अधिगम मतलब सीखना। तो देखिए बच्चों, मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, मैचुरेशन का मतलब मैं कह सकता हूं अनुवांशिकता, क्या कह सकते हैं, अनुवांशिकता हम बोल सकते हैं, और लर्निंग माने अधिगम यानी कि सीखना। कहता क्या है देखिए कि जो मैचुरेशन होता है आपका, जो आपका ये अनुवांशिकता है, ये आपके हेरिडिटी से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। मैचुरेशन आपके हेरिडिटी से कहीं बहुत हद तक रिलेट करता है। मतलब ये है कि हम सब या आप सब एक फिक्स्ड जीन्स लेकर के पैदा हुए हैं, एक फिक्स जीन्स लेकर के पैदा हुए हैं। इसमें बस आप एक चीज, बहुत छोटी सी चीज आप समझ लो, मैं एक लाइन यहां पे आपको बता रहा हूं, उस लाइन को अगर आप समझ लिए ना तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग समझ गए आप। मैं एक लाइन यहां पे लिख रहा हूं, उम्र के साथ सीखना, उम्र के साथ सीखना। ये लाइन अगर आपने समझ ली ना तो समझिए प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग आप समझ गए। उम्र के साथ सीखने का मतलब क्या होता है, अगर कोई बालक 2 साल का बालक है, ठीक है, उसने बोलना सीख लिया हो, अच्छे से बोलना सीख लिया हो, थोड़ा बहुत ABCD आने लगी हो उसे, तो यदि आप उसको E=mc² का अगर आप डेरिवेशन सॉल्व करवाएंगे, E=mc² का डेरिवेशन सॉल्व करवाएंगे, तो क्या वो समझेगा? कभी कभी नहीं समझेगा। अगर उसको चले आप कोहलर या जीन पियाजे लोग साहब को पढ़ाना का शुरू करेंगे, तो क्या वो बालक कभी समझेगा? नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि वो बोलना शुरू कर दिया लेकिन अभी इतना वो परिपक्व नहीं हो पाया है, इतना अभी मैच्योर नहीं हो पाया है कि आपका E=mc² या जीन पियाजे साहब को समझ सके। तो कहता क्या है, 2 साल के बालक को ABCD ही हम इसीलिए ही पढ़ाते हैं, है ना, ताकि जो जितनी उसकी मैचुरेशन है, जितनी उसकी परिपक्वता है, उसके हिसाब से क्या हो, वो सीख सके। आप 1 साल के बच्चा, 2 साल का बच्चा दौड़ना शुरू कर दिया है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप जाइए, आप जा करके जिम ज्वाइन कीजिए, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी चलना तो सीख ली है लेकिन अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि वो जा करके जिम ज्वाइन करे। कहने का मतलब ये है कि बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो परिपक्व होता है, और जैसे जैसे परिपक्व होगा वैसे वैसे वो चीजों को सीखेगा, लर्न करेगा। यानी कि मैचुरेशन जैसे होगी वैसी ही लर्निंग भी हमारी होगी।
इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखाई थी, उम्र के साथ सीखना, यानी जैसी उम्र होगी वैसे वैसे चीजों को सीखता चला जाएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है।